इसमें हमें आज वेजरिंग अग्रीमेंट स्टार्ट करना था। अब तक हमने इसमें लास्ट लेक्चर में हमने इसमें डिस्कस कर लिया कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। कंसिडरेशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, प्राइमरी सेक्शन 25 के बाद जो वॉइड अग्रीमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 26 से लेकर 30 तक में दे रखे हैं, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। इसमें ब्रॉडली हमने सेक्शन 30 के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया था, पर डिटेल में हम इसे आज डिस्कस करेंगे। बाय तो मैंने लास्ट लेक्चर में यही बात कही थी कि ब्रीफली ये होता क्या है, लेकिन वेजर क्या है, इससे बनने वाले अग्रीमेंट्स, कॉन्सिक्वेंस, ये सारी चीजें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो सेक्शन 30 सेज अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि वेजर से बनने वाले अग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड है। अब द क्वेश्चन, वेजर से बनने वाले अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट्स, तो ये वेजरिंग अग्रीमेंट्स या वेजर, वेजर से जो बनते हैं ये, ठीक है, ये होते क्या है? सो वेजर बेसिकली हो गया जैसे सट्टा लगाना जिसे कहते हैं, वैसा वो हो गया वेजर। किसी चीज के ऊपर किसी चीज के होने या ना होने पे लगाया गया जो पैसा है वो हो गया वेजर। उसे वेजर कहते हैं, उस अमाउंट को। ठीक है, तो वेजर बेसिकली होते क्या है? वेजर जो है उन्हें डिफाइन करते हैं एज समथिंग, प्राइमरली मनी, मेनली मनी, laid down on the issue of an uncertain event। वेजर क्या हो गया? मनी, मनी laid down on the happening or non happening of a future uncertain event। जैसे एक बहुत वेग एग्जांपल हम समझे, सिर्फ समझने के लिए एक वेग एग्जांपल लें, तो जैसे कॉइन लिया, कॉइन उछाला, ठीक है, कॉइन उछाला, अब हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है कि एक तरफ हेड्स है एक तरफ टेल्स, तो 50-50 चांसेस है, हेड्स आने के 50% चांस, टेल्स आने के 50% चांस। तो इफ आई से कि अगर टेल्स आया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे, ठीक है, तो ये जो है मैंने क्या किया कि भाई एक अनसर्टेन इवेंट है, हेड्स आने का भी 50% चांस, टेल्स आने का भी, तो मैंने कहा अगर हेड्स आया तो तुम मुझे 50 रुपीज दोगे। तो ये दिस मनी लेट डाउन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, यही तो हुआ। इसे हमने कहा वेजर। ये जो अमाउंट हुआ ये उसे वेजर कहा हमने, ठीक है। अब इस वेजर के बेसिस पे बनाए गए जो अग्रीमेंट्स हैं कि भाई कुछ होगा या नहीं होगा, तो पैसे का लेन देन उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट। वो हो गए वेजरिंग अग्रीमेंट्स, मतलब वेजर के ऊपर बेस्ड जो अग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम वेजरिंग अग्रीमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझने की है, जो डेफिनेशन है उसमें, जैसे वेजर, वेजर क्या होता है, वेजरिंग क्या होता है, वेजरिंग अग्रीमेंट्स। तो वेजर सबसे पहले हमें समझ में आ गया, वेजर क्या है? मनी लेड डाउन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, वो हो गया वेजर, ठीक है। और वेजर के बेसिस पे बनाए गए जो अग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम वेजरिंग अग्रीमेंट कह रहे हैं। अब वेजरिंग अग्रीमेंट जो है, ये सेक्शन हमें यही बात बता रहा है, वेजरिंग अग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। ये हमें समझ आया कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो है, अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, वेजरिंग अग्रीमेंट्स, उससे बनाए गए अग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलेज्ड टू बी वन ऑन एनी वेजर। मतलब वेजर के बेसिस पे कोई पैसा अगर मिलना है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपका राइट नहीं बनता है। वो पैसा की रिकवरी के लिए उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता है, कोर्ट उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अब देखिए वेजरिंग अग्रीमेंट होता क्या है बेसिकली। वेजरिंग अग्रीमेंट को समझने के लिए हमने वेजर तो समझ लिया, ठीक है, वेजरिंग अग्रीमेंट को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। पहला, कंटिजेंसी से फर्स्ट। कंटिजेंसी क्या होती है? कंटिजेंसी का मतलब होता है कंडीशनल।
कंटिजेंसी मतलब कंडीशनल, कंडीशनल मतलब डिपेंडेंट अपॉन, हाँ यहाँ पे चीज लिखी हुई है, डिपेंडेंट अपॉन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। कंडीशनल, कंटिजेंसी का मतलब होता है कंडीशनल, कंडीशनल वर्ड कहां से आया, कंडीशन से, ठीक है। मतलब ये कि कंडीशन की फुलफिलमेंट के ऊपर ये अग्रीमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं। ये क्या है, ये फीचर्स है उसके, मतलब एसेंशियल्स है। देखिए एसेंस ऑफ अ वेजर, एसेंशियल्स, एसेंशियल्स का क्या मतलब है, ये इंग्रेडिएंट्स जो है या ये एट्रीब्यूट्स जो है जब होंगे तभी किसी अग्रीमेंट को हम वेजरिंग अग्रीमेंट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, सबसे पहले कंटिजेंसी होनी चाहिए। कंटिजेंसी मतलब किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे उसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा सिक्का उछालना, तो हेड्स के भी 50% चांस है, टेल्स के भी 50% चांस है, हो सकता है ये हो सकता है वो हो, दोनों। तो उछालने के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये तो सबसे पहली चीज कंटिजेंसी। अब सेकेंड आता है म्यूचुअल चांस। म्यूचुअल चांस का क्या मतलब है, म्यूचुअल चांस का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी को जीत और हार का बराबर चांस होगा। जैसे हमने अभी, मैंने सिक्का उछालने का एग्जांपल दिया, तो मान लो मैं हूं और दिस पर्सन ए, ठीक है। तो हेड्स आने के भी 50% चांस है, टेल्स आने के भी 50% चांस है। मतलब मेरे जीतने के 50% चांसेस और मेरे हारने के 50%। सिमिलरली ए के भी जीतने के 50% चांसेस है, हारने के भी 50% चांसेस है। तो जब म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब दोनों के बीच जो शेयर्ड हो, ठीक है, कॉमन दोनों के लिए, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, जीतने का और हारने का, गेन विन, हारने का और जीतने का जब बराबर चांस हो दोनों पार्टीज का, ठीक है। मतलब 50% चांस मेरा है जीतने का, तो 50% ही दूसरे का है, मतलब तभी तो 50-50% 100% हुआ। और 50% मेरा हारने के चांसेस है, तो दूसरे के भी 50% चांसेस है। तो म्यूचुअल जो है वो विन और लॉस के चांसेस है दोनों के लिए बराबर। ये सेकेंड एसेंशियल हो गया। थर्ड, थर्ड क्या होता है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नो अदर इंटरेस्ट। पार्टी जो है, पार्टी को एक्चुअली इवेंट से मतलब नहीं होता है। जैसे सिक्का उछाला, ठीक है, पार्टीज को लेकिन सिक्के से मतलब नहीं है, इस कॉइन के उछालने से मतलब पार्टी को मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा कि अगर हेड्स आया मेरा तो तू मुझे 100 रुपीज देगा, ठीक है। तो मुझे मतलब कैसे है, मुझे मतलब है 100 रुपए से, कि अगर मेरा हेड आ गया तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, अगर हेड आ गया तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे। तो मेरा एंड गोल क्या है, ये 100 रुपए, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा सिक्के में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, उससे नहीं मतलब है मुझे। इवेंट में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किस में है, उस मनी में जिसके विन और लॉस के चांसेस हैं, विन और लूज करने के चांसेस है मेरे। तो पार्टी जो है इंटरेस्ट उसका किसी इवेंट में नहीं होता है, इवेंट में इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट किस चीज में है, उस मनी में जो विन या लॉस पे आएगी या जाएगी। अल्टीमेटली उस मनी में इंटरेस्ट होता है, इवेंट में ही होता है। और यही मनी जो है यही होता है इन पार्टीज के लिए कंसिडरेशन। इन पार्टीज के लिए ये जो मनी है, दैट मनी विच कैन बी वन और लॉस्ट, वही मनी जो है इनके लिए कंसिडरेशन का काम करता है। लेकिन नीदर पार्टी हैज एनी इंटरेस्ट इन द इवेंट। इवेंट से तो मतलब ही नहीं है वो, भाई ठीक है वो है क्योंकि वो कोलैटरल है। कोलैटरल मतलब इवेंट का होना इस पूरे अग्रीमेंट के होने के लिए डिपेंडेंट है, इसलिए जरूरी है। एक्सेप्ट फॉर द स्टेट द मनी ऑफ द वैल्यू, सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है। ये क्या है, ये जो जिस इवेंट की बात कर रहे हैं हम, ये इवेंट कोलैटरल टू द अग्रीमेंट है। कोलैटरल टू द अग्रीमेंट, कोलैटरल टू द अग्रीमेंट कहने का क्या मतलब है, कोलैटरल टू द अग्रीमेंट जब हम कहते हैं मतलब अग्रीमेंट के होने के लिए, अग्रीमेंट उस पर डिपेंडेंट है, अग्रीमेंट के होने के लिए उस इवेंट का होना या ना होना जरूरी है। तो दिस इवेंट, although the parties are not interested in the happening or not happening of the event, but the event is collateral to the agreement, and the parties are only interested in the money, the consideration that can be won or lost on the based on this wager on this event.
ठीक है, तो ये होते हैं इसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले एक कंटिंजेंट इवेंट होना चाहिए। सबसे पहले कंटिंजेंट इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जिसका होना या ना होना बराबर, इक्वल, मतलब जिसके होने या ना होने पे एग्रीमेंट का होना डिपेंडेंट है, वही वो हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। कंडीशनल इवेंट, कंटिंजेंसी। सेकेंड, म्यूचुअल चांस ऑफ विन और लॉस, मतलब दोनों पार्टी को बराबर हार के और जीत के चांसेस है। अगर मेरे 50% चांसेस है तो दूसरे के भी 50% चांसेस बनते हैं ये। अब इवेंट जो है, इवेंट कोलैटरल टू द अग्रीमेंट होना चाहिए। कोलैटरल टू द अग्रीमेंट का क्या मतलब है, द अग्रीमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। डिपेंडेंसी होनी चाहिए कोलैटरल की बात जब हम करते हैं, मतलब डिपेंडेंसी होनी चाहिए उसमें, जब किसकी, अग्रीमेंट की डिपेंडेंसी उस इवेंट में होनी चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं कोलैटरल टू द इवेंट, ठीक है, कोलैटरल टू द अग्रीमेंट। और लास्ट हो गया, जो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज जिसकी बात हम कर रहे हैं, म्यूचुअल गेन और लॉस, वो दोनों पार्टीज ही एक्चुअली इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन इज द मनी, जो मनी इन्वॉल्व है उस मनी से वो इंटरेस्टेड है, और वही मनी जो है वो कंसिडरेशन है इस वेजरिंग अग्रीमेंट के लिए। सो इफ वी सी द एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट, सबसे फर्स्ट एसेंशियल्स, सबसे फर्स्ट क्या हो गया, कंटिजेंसी ऑफ इवेंट, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या हो गया, म्यूचुअल चांस ऑफ विन और लॉस, या गेन और लॉस, वो था करेक्ट। थर्ड क्या हो गया, इवेंट कोलैटरल टू द अग्रीमेंट, इवेंट कोलैटरल टू द अग्रीमेंट, ठीक है। लास्ट क्या हो गया, पार्टीज इंटरेस्टेड ओनली इन द मनी इन्वॉल्व, जो कि इसका अग्रीमेंट का कंसिडरेशन है, एंड नॉट द एक्चुअल इवेंट। एक्चुअल इवेंट में नहीं इंटरेस्टेड है, बट किस चीज में है, उस मनी में इंटरेस्टेड है। ये चार इसके एसेंशियल्स हो गए, मतलब वेजरिंग अग्रीमेंट के होने के लिए ये चार जरूरी है। वेजर क्या है, इसी अग्रीमेंट का जो, ये जो पैसा, जो कंसिडरेशन है, इसी को हम वेजर कह रहे हैं, ठीक है। वो जो अमाउंट है वो हो गया वेजर। इस वेजर पे बेस्ड एग्रीमेंट को हमने वेजरिंग अग्रीमेंट कहा, और वेजरिंग अग्रीमेंट के लिए एसेंशियल्स है, विच मींस कि एक वेजरिंग अग्रीमेंट होने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब पहला, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है, कि वो इवेंट कंटिंजेंट नहीं है, तो भी नहीं। कंटिंजेंट मतलब क्या, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों हो भी सकता है और नहीं भी। ऑफ कोर्स जब एक कॉइन के मैं हेड्स आने की बात कर रही हूँ तो वो आ भी सकता है, नहीं 50% चांसेस है कि हेड्स आएंगे, 50% चांसेस है कि टेल्स आएगा। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है। पार्टीज के भी हारने जीतने के इक्वल चांसेस होंगे। अब जो इवेंट जिस पे अग्रीमेंट बनाया गया वो भी, वो अग्रीमेंट के लिए जरूरी है, अग्रीमेंट के होने के लिए वो जरूरी है। और लास्ट है कि पार्टीज एक्चुअली इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उस मनी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि वेजरिंग अग्रीमेंट क्या है, ठीक है। देखिए सेक्शन क्या कह रहा है, अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, ठीक है, एंड नो सूट shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager। भाई कोई कहे कि सट्टे से जीता हुआ पैसा को रिकवर करने के लिए, कि मैंने सट्टे में जीता था और उसको पैसा नहीं मिला, तो नहीं हो सकता है, वो वेजर में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई सूट नहीं फाइल किया जा सकता, उसकी रिकवरी के लिए कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। Or entrusted to any person to abide the result of any game or uncertain event on which any wager is made, ठीक है। या किसी ऐसे, पहला
पहला क्या कह रहा है, नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलेज्ड टू बी वन और ऑन एनी वेजर, वेजर के बेसिस पे मिले हुए किसी पैसे की रिकवरी के लिए कोई सूट नहीं होएगा। दूसरा, और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और एनी अदर अनसर्टेन इवेंट, या उससे वेजरिंग अग्रीमेंट से दूसरे को अबाइड कराने के लिए कि भाई उससे वो फॉलो करे, उससे रिलेटेड भी कोई अग्रीमेंट नहीं हो सकता है। अब आता है इसके कुछ एक्सेप्शन है। देखिए, एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग, इसके कुछ एक्सेप्शन आते हैं। ये तो हमने जनरल से बात कर ली, इसमें क्या हो गया, इसमें गैम्बलिंग आ रहा है, ये सारी चीजें आती है, सट्टा, ये सब आ गया। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, देखिए, सबसे पहले कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जैसे शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं। अब शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन क्या देखा जाए तो भी यू इन्वेस्ट इनटू समथिंग, ठीक है, आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन किस बेसिस पे करते हो, जब आपको कोई एक्सपर्ट्स जो है वो बताते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करिए, आप उसमें पैसा लगाते हो, तो भाई अल्टीमेटली देखो तो वो भी किसी के, वो इवेंट के होने नहीं होने पे, भाई क्या इवेंट का होना नहीं होने क्या है? मतलब इधर बूम करेगा और विल फॉल डाउन, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो आप ये मान के चलते हो कि वो बूम करेगा और उसी पे पैसा लगाते हो, फिर एट टाइम कि जब वो हाई पे जाएगा आप उस पैसे को आप निकालोगे, ठीक है, वो अल्टीमेटली पैसे के लिए ही है वो मेजर ही है। इवेंट के होने नहीं होना क्या है, बूम और फॉल, दो ही चीजें हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे एक अग्रीमेंट बन रहा है, इधर दिस और दिस, उसके बेसिस पे एक अग्रीमेंट बन रहा है। भाई जब पैसा ज्यादा इसमें हाई राइज पे जाएगा तो उस पैसे से आपको, उसके राइज होने से मतलब नहीं है आपको, मतलब अपने पैसे से कि जब राइज पे जाएगा तो आप पैसा लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यू स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग, या फिर आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हो, एंड ये सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या करता है, ये सिर्फ ऐसे ही एक बस ऐसे ही कैजुअली कर देने वाला एक एक्सरसाइज नहीं है, इसके पीछे स्टडी होती है। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो स्टडी करते हैं उसमें, तब वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों को। वो उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके उसके पैटर्न्स को समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे क्या होगा। सो इट्स स्किल, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। इसीलिए कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को इससे बाहर रखा गया है एक्सेप्शंस में, कि भाई आप अगर पैसा डाल रहे हो किसी चीज में, डाल रहे हो निकाल रहे हो, ये एक स्किल है, आपको पता है कि कब वो किस बढ़ेगा या घटेगा, वो फ्लक्चुएशन जो है उस चीज को स्टडी करना आपको आता है, इसलिए इसको इसके एक्सेप्शंस के बाहर रखिए, बेस्ड ऑन स्किल है। सेकेंड सेकेंड आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये सारी क्या चीज होती है, ये हम आगे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फॉर नाउ अभी बस इतना है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स गैम्बलिंग के एक्सेप्शन, अरे वेजर के एक्सेप्शंस के बाहर रखा गया है। थर्ड आ जाता है कॉम्पिटिशन ऑफ स्किल। अब कंपटीशन ऑफ स्किल क्या है, ऐसे गेम्स जो कि स्किल बेस्ड हैं, जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है पजल, एथलेटिक्स, क्रॉसवर्ड, इसमें आपको दिमाग लगा के चीजों को करना है, ठीक है। तो जो स्किल बेस्ड चीजें हैं वो भी इसमें इसके एक्सेप्शंस में रखी गई हैं। हॉर्स रेसिंग, अब हॉर्स रेसिंग का देखिए कंडीशन लगाया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड अ प्राइस फॉर अ हॉर्स रेस, ठीक है, ऑफ ₹500 और मोर, 500 और उससे ज्यादा, स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय सेक्शन 30, 500 और उससे ज्यादा अमाउंट के अगर जब रिवॉर्ड वाले हॉर्स रेसेस हैं, जिसका रिवॉर्ड प्राइस जो है वो 500 और उससे ज्यादा है, ऐसे हॉर्स रेसेस जो है उनको भी एक्सेप्शन में रखा गया है। सो सेक्शन 40 जो है, सेक्शन 30, सॉरी, सेक्शन 30 जो है वो बेसिकली ये बात कह रहा है कि भाई आप किसी इवेंट के होने नहीं होने के बेसिस, अगर किसी इवेंट के होने नहीं होने के बेसिस पे, तब जबकि पार्टीज सिर्फ इंटरेस्टेड है उस इवेंट से जो जुड़ा हुआ पैसा है, कंसिडरेशन में जो पैसा है सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है, नॉट द एक्चुअल इवेंट, और वो जो इवेंट है वो अग्रीमेंट के होने के लिए जरूरी है। इसमें क्या है कि पार्टीज या तो जीतेंगी या हारेंगी, ये सर्टेन है, ठीक है। पार्टी को मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत हार से है, इवेंट से नहीं मतलब है। तो ऐसे किसी भी अग्रीमेंट को हम वॉइड कहते हैं। वॉइड मतलब वॉइड एब इनिशियो है, विच मीन्स कि दीज अग्रीमेंट्स डू नॉट
इम्पोज एनी राइट्स और लाइबिलिटीज ऑन द पार्टीज, लॉ के आईज में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ऐसे अग्रीमेंट्स जो हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस कार्व आउट किए गए हैं, ये बिल्कुल ऐसे एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस कार्व आउट किए गए हैं जिसमें प्राइमरीली होते हैं स्किल बेस्ड गेम्स, स्किल बेस्ड एक्सरसाइजेस, तो जिनमें स्किल लग रहा है वो सारी चीजें इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बाद आता है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जैसे शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आ जाते हैं, और हॉर्स रेसेस जिसमें रिवॉर्ड प्राइस जो है वो प्राइस अमाउंट 500 या ज्यादा का है, वो नहीं, उससे छोटे के जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इस केस में घेरूलाल पारेख के केस में, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, कोर्ट ने बताया कि भाई वॉइड और इलीगल के बीच अंतर क्या है, कब कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कब कहेंगे कि इलीगल है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि while a wager itself is void, वेजर की बात तो हमने पढ़ा कि अग्रीमेंट बाय वेजर इज वॉइड, ठीक है। वेजर जो है वॉइड है एंड अनएनफोर्सिएबल, क्योंकि वॉइड है तो अनएनफोर्सिएबल है। इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब इलीगल क्या है, इलीगल इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। जो वॉइड है वो क्या है, जैसे मैंने कहा कि समथिंग इज वॉइड, दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट, तो इट डजंट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ, लॉ पहचानता ही नहीं है, कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज इंपोज नहीं होती हैं उससे, अराइज नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई चीज इलीगल है, इलीगल हो या अनलॉफुल है, कहने का क्या मतलब है, मतलब ये कि लॉ मना करता है, कुछ चीज जो मना करता है ये उस पे बेस्ड है, फॉरबिडन बाय लॉ। ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट देखिए, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कोर्ट ने कहा हॉर्स रेसिंग इज अ स्पोर्ट ऑफ स्किल एंड नॉट चांस, इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉलेज ऑफ द हॉर्स एंड जॉकी एंड देयरफॉर इट डज नॉट फॉल अंडर गैम्बलिंग। हॉर्स रेसिंग ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीटली, इसलिए इसके एक्सेप्शंस में डालेगा कि 500 या उससे ज्यादा का उसको, भाई वो स्किल बेस्ड है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो टेक्निक के बेस पे तब अंदाजा लगा रहे हो, ऐसे रैंडम तुक्का नहीं है। और वही स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस के सत्यनारायण वाले केस में बात कहा गया वही रूमी को लेके कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं इज प्रीडोमिनेटली अ गेम ऑफ स्किल, विनिंग रिक्वायर्स मेमोराइजिंग द फॉल ऑफ कार्ड्स एंड स्ट्रेटेजिक discarding, since skill outweighs chance, it's not a game of mere chance, सिर्फ कार्ड्स का जो गेम होता है जो आजकल ऑनलाइन में बहुत रूमी होता है, तो रूमी या रमी, ये जो गेम है ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चांस का गेम नहीं है, बट स्किल बेस्ड गेम है। क्यों स्किल बेस्ड, क्योंकि आपको कार्ड्स को याद रखना होता है, तो ये स्किल बेस्ड है, इसलिए कंप्लीटली इसे चांस का नहीं कहा जा सकता। नाउ विद दिस वेजरिंग अग्रीमेंट्स कंप्लीट करते ही हमने एक तो एक मेजर टॉपिक कवर कर लिया, वेजरिंग अग्रीमेंट्स अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, हमने वॉइड अग्रीमेंट्स के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, सेक्शन 26 टू 30 जो वॉइड अग्रीमेंट्स का टॉपिक था हमने इसे कंप्लीटली कवर कर दिया है, यहां तक हो गया हमारा। सो विद दिस हमने बहुत सारे अभी तक जितने भी एसेंशियल्स हमने देखे थे, एसेंशियल से डील करने वाले एक एक करके सारे सेक्शंस को कवर कर दिया। एसेंशियल सारा कवर हो गया, कंसिडरेशन को हमने समझा, उसके बाद फिर फ्री कंसेंट वगैरह सारी चीजें कवर करते हुए हमने वॉइड अग्रीमेंट्स सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, चैप्टर 3 में दे रखा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वी जस्ट नाउ डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट, ठीक है। कंटिंजेंट मतलब कंडीशनल, कंडीशनल कंडीशनल मतलब समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन, समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कंडीशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ये हो गया कंडीशनल या कंटिंजेंट, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 31 डिफाइन कर रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को, क्या कहता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ करने या ना करने के लिए, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां भी कोलैटरल है, कोलैटरल का क्या मतलब है, कोलैटरल टू द अग्रीमेंट हमने अभी पढ़ा, मतलब डिपेंडेंट, कोलैटरल का मतलब हो गया क्या,
डिपेंडेंट डज और डज नॉट हैपन। मतलब अगर इसे हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, तो सेक्शन क्या है, क्या रहा है कि भाई क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट डू समथिंग, ठीक है, इफ सम कोलैटरल इवेंट happens does not happen। यही कह रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसी जिस जो कि कुछ करने या ना करने, डू और नॉट टू डू, यही होता है। वही कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ करने या ना करने का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी तक तो नॉर्मल है, यहाँ तक समझ में आता है। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने या ना करने के लिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब आता है कंटिंजेंसी का कॉन्सेप्ट, जो कि किसी इवेंट, कोलैटरल इवेंट, कोलैटरल इवेंट का हमने अभी समझा डिपेंडेंट मीनिंग है, ठीक है। कोलैटरल इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब जिस जिस इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेड है, इवेंट मतलब कोई एक्ट, ठीक है, जिस चीज पे होने पे डिपेंडेड है, अगर वो हो या ना हो, उसके होने पे डिपेंडेंसी है अगर एग्रीमेंट की, तो उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। कंटिंजेंट का मतलब ही हो गया कंडीशनल, मतलब समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर तेरे घर में आग लगी तो मैं तुझे एक सर्टेन अमाउंट दूंगा, अगर लगी, नहीं लगी तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। वही है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये हुआ, अगर आग लग जाती है तो तुझे 10,000 रुपए, नहीं लगी तो कोई अमाउंट नहीं। यही है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट्स अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। The obligation to perform only arises when a specific event occurs or fails to occur, होता है या नहीं होता है, ठीक है। जैसे बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है इसके, इंश्योरेंस पॉलिसीज होना नहीं होना। अब भाई जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, एक्सीडेंट होगा तो पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो वही सारी ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अब होने के लिए एसेंशियल्स क्या है, ठीक है। कंटिंजेंट पे डिपेंडेंसी ऑन अ इवेंट, डिपेंडेंसी, ठीक है। कंटिंजेंसी तभी तो आएगा कंडीशनल। कोलैटरल इवेंट, event must be incidental to the contract, not the main performance itself, ठीक है। तीसरा अनसर्टेनिटी, uncertainty means the event must be uncertain. If the event is bound to happen, like death eventually, it may be a certain contract, not necessarily contingent in the legal sense। भाई होना नहीं होना की अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टन एक्ट्स पे बेस्ड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अभी तक जो पढ़ रहे हैं। भाई एक पार्टी को दूसरे को, अगर आप मुझे 10 kg ऑफ शुगर दोगे तो आई पे यू ₹100, तो ये सॉर्टेड होगा, इसके बदले तुम्हें सॉर्टेड होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर होता है कि भाई अगर ये शिप जो ट्रैवल कर रही है, शिप एस जो ट्रैवल कर रही है, ये अगर सही सलामत आ गई तो आई पे यू ₹10,000। तो ये शिप अगर पहुंचेगी तो मिलेगा, नहीं पहुंचेगी तो नहीं मिलेगा। सो इट्स दैट। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा वेजरिंग अग्रीमेंट में भी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने वेजरिंग में भी पढ़ा कि कंटिंजेंट वो भी होता है, किसी इवेंट के होने ना होने पे डिपेंडेंट होता है। कंटिंजेंट में भी हम वही कह रहे हैं, किसी इवेंट के होने ना होने पे वो डिपेंडेंट होता है, कंडीशनल है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, फिर हमने वेजरिंग को इसके अंदर क्यों नहीं रखा। चलिए एक डिफरेंस अगर हम मान लेते हैं कि वेजरिंग में लिखा हुआ था कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड है, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। चलिए एक मान लिया कि वो वॉइड होते हैं, वैलिड होता है, लेकिन इसके अलावा तो फिर वैसे देखें तो हम तो ऐसा कर सकते हैं, कंटिंजेंट का एक पार्ट हो गया वेजरिंग।
तो फिर हमने दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा? बिकॉज दीज टू अग्रीमेंट्स आर एक्चुअली डिफरेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट अलग है एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं। देखिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली चीज देखिए कि कंटिंजेंसी तो दोनों में होती ही है, ठीक है, ये कॉमन चीज है, कंटिंजेंसी दोनों के लिए है, दोनों डिपेंडेंट होंगे किसी इवेंट के हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे, ठीक है। नाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट के लिए होगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट जैसे हमने वेजरिंग में देखा कि पार्टीज को इवेंट से नहीं मतलब है, पार्टीज को सिर्फ पैसे से मतलब है, विनिंग और लूजिंग मनी सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, लेकिन कंटिंजेंट में पार्टीज को सब्जेक्ट मैटर में एक्चुअली इंटरेस्ट है, क्योंकि उसी के होने नहीं होने पे कॉन्ट्रैक्ट होना या नहीं होना है, ठीक है, इसलिए पार्टीज को एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट है। अभी जैसे हमने इसका एक एग्जांपल ही देखा, एक कॉन्ट्रैक्ट रुपीज 10,000 इफ 20 हाउसेस बर्न, तो भाई यहाँ पैसे से नहीं मतलब ऐसा थोड़े कि पैसा पैसा अगर चाहिए होता इसमें तो क्या होता वो आग लगा देता अपने घर में, पर नहीं ऐसा नहीं है। पार्टी इज इंटरेस्टेड इन द इवेंट, भाई घर है तो फिर उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन द पर्सन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द मनी, ठीक है, ये डिफरेंस है। पार्टी जो है एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड होती है, सिर्फ मनी में नहीं, अनलाइक वेजरिंग अग्रीमेंट, ठीक है। वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड है, वेजरिंग वॉइड है। और इसके एग्जांपल हो गए जैसे इसका एक मरीन एग्जांपल इंश्योरेंस और वेजरिंग का बेटिंग, ठीक है। अब देखिए ये सेक्शन 31 जब हमने देखा, इसी को तोड़ तोड़ के हम बहुत सारे सेक्शन देखेंगे। 31 पहले क्या कहा कि भाई किसी इवेंट की, ये सेक्शन 31 हो गया, ठीक है, इवेंट के होने या नहीं होने पे, जो कोलैटरल इवेंट के होने या नहीं होने पे अगर अग्रीमेंट का होना या नहीं होना डिपेंडेंट है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसी को तोड़ तोड़ के एक एक सेक्शन में जब हम इवेंट के होने की बात करें, देखिए क्या कह रहा है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट इवेंट हैपनिंग, एक पार्ट इसका हो गया, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if an uncertain event actually happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void. अब जैसे हमने अभी तक क्या देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, दोनों डिपेंड करता है किस पे, कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पे, ठीक है। ये चीजें ये दिया है किसमें, सेक्शन 31 में ये दे रखा है। अब इसको हम तोड़ देते हैं, इसका एक पार्ट कर देते हैं यहां से पहले से F, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं इवेंट के हैपनिंग की, मतलब अच्छा देखिए कोलैटरल से तो दोनों, कोई इवेंट कोलैटरल ना मतलब उस पर डिपेंडेंसी हुई, वहां से इवेंट का होना नहीं, दोनों दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कोलैटरल इवेंट के होने पे, हैपनिंग पे, अगर इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं करना है डिपेंडेंट, तो वो हो जाएगा सेक्शन 32 के अंदर फॉल करेगा। इसका ये पार्ट सेक्शन 52 हो गया। देखिए यही तो कह रहा है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, इवेंट के हैपनिंग पे कॉन्ट्रैक्ट का होना नहीं होना अगर डिपेंडेंट है तो सेक्शन 52 हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, और अगर यही नॉट हैपनिंग, अगर जब होने में डिपेंडेंट है और ये इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही तो हो जाएगा। हैपनिंग पे डिपेंडेंट है और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल हो गया तो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्लियरली। अब यहीं पे सेक्शन 33 में आ जाते हैं। सेक्शन 33 देखिए क्या कह रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, मतलब ये पार्ट 33 हो गया, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर, if future event does not happen, ठीक है, not happening पे है, can be enforced when the happening of event becomes impossible and not before। और यहाँ से इसका मतलब ये है कि अगर ये happen हो गया इवेंट,
हैपन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। देखिए, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, मतलब अगर ऐसे समझे, सबसे पहले हमने देखा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट गिवन अंडर सेक्शन 31 डू और नॉट डू, ये दोनों डिपेंड करेगा कोलैटरल इवेंट पे। कोलैटरल इवेंट पे क्या, कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पे, कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पे। यहां तक तो ठीक है, ये हो गया सेक्शन 1। अब इसी चीज को हम तोड़ देते हैं, यही कोलैटरल इवेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका होना या ना होना, ठीक है, अगर कोलैटरल इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट है तो ये सेक्शन 32। इन दिस केस अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। हैपनिंग पे वैलिड हो रहा है तो नॉट हैपनिंग पे वॉइड ही तो होगा। सिमिलरली कॉन्ट्ररी इसका सेक्शन 33 बिल्कुल, अगर कोलैटरल इवेंट के नॉट हैपनिंग पे बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट के नहीं हो, इवेंट के नहीं होने पे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बस एक ही सिंपल सी चीज है, एक ही समझने के लिए है। कैसे इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल चलिए, A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return, ठीक है, does not pay है ये, does not pay, ठीक है, इसी एग्जांपल से समझते हैं, does not return पे है, तो अब अगर शिप नहीं आई, does not return पे नहीं आई, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्लियरली। लेकिन शिप आ गई, अगर शिप रिटर्न, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्योंकि कह क्या रहा है कि इवेंट किस पे डिपेंडेंट है, शिप के नहीं लौटने पे। यही अगर इसका उल्टा कर दे, ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी फॉर सर्टेन शिप रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स, इस केस में क्या होगा, जब ये लौट आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और अगर नहीं आता है, शिप डूब गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। एक ही चीज को उल्टे तरीके से सेक्शन 31 को ही तोड़ के दो सेक्शन कर दिया। सेक्शन 31 में एक साथ ही पूरी बात कह दी गई कि भाई होने या ना होने पे, हैपनिंग या ना, कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पे डिपेंडेड अगर इवेंट का होना या ना होना हो, कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना, तो उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, ठीक है, उसे तोड़ दिया। अगर कोलैटरल इवेंट के होने पे, एक पार्ट होने पे डिपेंडेड है कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना, वो हो गया, तो वो तब इन्फोर्सिएबल होगा जब वो इवेंट हो जाएगा, क्लियरली। और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब वो नहीं होता है किसी भी वजह से, वो उसको कर पाना इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्री टू दिस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंडेड, उसका होना या ना होना डिपेंड करता है कोलैटरल इवेंट के ना होने पे, ना होने पे डिपेंड करता है, तो अगर कोलैटरल इवेंट नहीं होता है उस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, पर अगर बिकॉज ऑफ सर्टेन वट एवर रीजन वो इवेंट हो जाता है, उस केस में द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है। 31 को ब्रेक कर दिया दो अलग अलग पार्ट में, एक ही एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं पूरे में। जैसे मैंने शिप का एग्जांपल दिया कि भाई ए सेड टू बी कैन पे यू सर्टेन सम ऑफ मनी इफ दिस शिप रिटर्न्स, ठीक है, ये 31 का एग्जांपल हो गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इफ दिस शिप रिटर्न्स, ठीक है। एंड और अगर यही होता है कि 32 में हो जाएगा कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, अब अगर इफ दिस शिप डज नॉट रिटर्न आई पे यू दिस मनी, तो फिर हो जाएगा सेक्शन 33 के अंदर। तो एक ही एग्जाम्पल से हम ये तीन सेक्शंस को समझ सकते हैं। अब आता है सेक्शन 34।
देखिए सेक्शन 32 के लिए है, where performance is trigger focus on contracts where enforcement depends entirely on the occurrence of a future uncertain event. ठीक है, लॉ कैन नॉट कंपेल परफॉर्मेंस, तब तक परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती, मतलब तब तक एनफोर्स नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट को, कब तक, अनटिल, जब तक द कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी जिस इवेंट, जिस कोलैटरल इवेंट की बात कर रहे हैं, द इवेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस, क्योंकि इसके हैपनिंग पे है ये, तो जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। D3 नॉट हैपनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई कि जब नॉट हैपनिंग पे है, नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, उस बेसिस पे है अगर कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना, इवेंट के होने या ना होने पे है कि डील्स विथ नेगेटिव कंटिजेंसी, तो इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और अगर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखिए 32 33 में बहुत सिंपल है, कोई डिफरेंस है। फोकस क्या है, इवेंट हैपनिंग, 32 में इवेंट नॉट हैपनिंग, एनफोर्सेबल व्हेन इवेंट ऑकर्स एंड इम्पॉसिबल व्हेन इवेंट, इसमें क्या है, जब enforceable when event becomes impossible या event does not occur, doesn't occur। और void कब हो जाएगा, void बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ये जैसे था ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, when event becomes impossible and when event occurs। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है, और ये दोनों को जब मिला देंगे 32 प्लस 33 इज इक्वल टू 31, नॉर्मली उल्टा होता है, तब छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, लेकिन यहाँ पे 32 प्लस 33 इज इक्वल टू मिलकर 31 बन रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 34 पे। सेक्शन 34 क्या कह रहा है, सेक्शन 34 देखिए क्या है, इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करता है। अभी तक सेक्शन 31 32 33 में हमने देखा सिर्फ किसी इवेंट की बात की गई है, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 34 जो है यहाँ एक ह्यूमन एलिमेंट लेके आता है। ये कहता क्या है कि सेक्शन अप्लाइज when a contract is contingent upon how a specific person will act in the future। किसी एक इंसान के एक्ट पे डिपेंडेंट है ये, मतलब 34 के अंदर अगर किसी एक इंसान के कंडक्ट के ऊपर, उसके एक्शंस के ऊपर अगर डिपेंडेड है कॉन्ट्रैक्ट का होना नहीं होना, तो सेक्शन 34 के अंदर फॉल करेंगे। इफ दैट पर्सन एक्ट्स इन अ वे दैट मेक्स द कंटिंजेंट इवेंट इम्पॉसिबल, अगर कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो कोलैटरल इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट इज रेंडर्ड वॉइड, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्यों, क्यों, क्योंकि लिखा है कंटिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, मतलब उसके कंडक्ट के होने पे, कंडक्ट के होने पे ही तो, कंडक्ट के ना होने पे नहीं, कंडक्ट के होने पे अगर डिपेंडेंट है, तो अगर वो कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसका होना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। Under section 34, an event is considered impossible when the person whose conduct is required does something permanent, acts in a way that creates permanent barrier to the condition। कुछ ऐसा हो जाए जिससे परमानेंट एक बैरियर लग जाए। ह्यूमन एक्ट मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेड है, मान लीजिए एक्स के ऊपर डिपेंडेड है, अगर कंटिजेंसी एक्स के ऊपर है, तो एक्स कुछ ऐसा कर दे जिससे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कर पाना, कंडीशन का फुलफिलमेंट एब्सोल्युटली खत्म हो जाए। Indefinite postponement acts in a way that puts the performance of the conditions out of their power for an indefinite period। indefinite period के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया, पोस्टपोन किया लेकिन कितने के लिए, कब के लिए नहीं पता, बस पोस्टपोन कर दिया। देखिए सेक्शन क्या रहा है, तो द सेक्शन states that if the future event, कोई फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट, जिसके ऊपर डिपेंडेड है, जिसके ऊपर वो कंडीशनल है, is the way in which a person will act at an unspecified time। भाई कोई इंसान किसी समय में कैसे बिहेव करेगा उसके ऊपर अगर डिपेंडेड है, the event shall be considered to become impossible, मतलब मान लेंगे कि इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, इवेंट
इम्पॉसिबल हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इवेंट शैल बिकम इम्पॉसिबल when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies। तो कुछ ऐसा अगर वो इंसान कर दे जिससे उसका अभी या कभी होना इम्पॉसिबल हो जाए, वो सेक्शन 34 के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, A agrees to pay B a sum of money if B marries C। A ने कहा B से कि मैं तुझे पैसा दूंगा if you marry C। ठीक है, अब क्या है, C ने D से शादी कर ली, C ने D से शादी कर ली, सब एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। A ने B को कहा कि तो उससे शादी कर ले, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। अब C ने D से शादी कर ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब क्योंकि इसकी शादी हो गई तो बी और सी की शादी जो है वो इम्पॉसिबल हो गई, वो तो इम्पॉसिबल हो गई। The marriage of B to C must now be considered impossible। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो कहा था इसलिए किसको पैसे देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। Although it is possible that D may die and C may afterwards marry B। हालांकि ये एक पॉसिबिलिटी है कि डी की डेथ हो जाए, बाद में बी और सी की शादी हो जाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मतलब इनडेफिनिट पीरियड के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्ट इन अ वे दैट पुट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन आउट ऑफ देयर पावर एंड इनडेफिनिट पीरियड के लिए पोस्टपोन हो गया, जब तक वो जिंदा है तब तक शादी नहीं हो सकती। अब यही मान लीजिए ए ने बी से कहा कि मैं तुझे एक सर्टेन अमाउंट दूंगा इफ यू मैरी सी एंड देन सी डाइज। ठीक है, सी डाइज तो फिर क्या होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर जिसके पे डिपेंडेंट था वही खत्म हो गया। तो अब क्या है, कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखिए सेक्शन 32 33 में अब डिफरेंस क्या है, 32 33 तो क्लियरली समझ में आ गया था। 32 किस बारे में बात करता है, इवेंट हैपनिंग की, ट्रिगर फॉर एन इवेंट हैपेंस। ठीक है, 33 क्या करता है, इवेंट नॉट हैपनिंग, इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। 34 बात करता है ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, द पर्सन एक्ट्स टू मेक द इवेंट इम्पॉसिबल, खुद करता है इवेंट इम्पॉसिबल करने के लिए, वो एक्ट खुद ही कर रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 35। नाउ 35 क्या कहता है, when contracts become void which are contingent on happening of specified event within fixed time। मतलब देखा जाए तो सिमिलर है ये सेक्शन 32 से, हैपनिंग पे है। देखिए कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग यहाँ तक तो सेम है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इवेंट हैपनिंग, यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट बिकम void which are contingent on happening within fixed time, एक ही उसी की जैसा। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, section governs contracts where the happening or not happening of an event is tied to a specified deadline। मतलब ये सेक्शन 35 कहता है कि कंटिंजेंसी जो है, कंटिंजेंसी मतलब हैपनिंग या नॉट स्पेसिफाइड नहीं है। देखिए contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time become void if at the expiration of time fixed such event has not happened or if before the time fixed such event becomes impossible। ये दो तरीके की बातें कर रहा है ये सेक्शन, देखिए दो अलग अलग सिनेरियो कवर करता है। क्या सिनेरियोस कवर कर रहा है, पहला कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, पहला तो फिक्स टाइम के अंदर हो गया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम के अंदर नहीं हुआ। पहले में क्या है, इवेंट टाइम के अंदर हो गया, दूसरा टाइम के अंदर नहीं हुआ। तो कह रहा है contingent contracts to do or not to do anything if a specified and certain event happens within a fixed time
ठीक है। दूसरा, सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड बिफोर द फिक्स टाइम। तो सेक्शन कह रहा है भाई, कह ये रहा है कि टाइम टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही कह रहा है। पार्ट वन जो मतलब हैपनिंग की बात करता है, ठीक है, हैपनिंग की बात करता है, वो क्या कह रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम की बात जो कर रहा है, ठीक है। हमने देखा कि दो पार्ट में ये बात करता है, पहला तो नॉट इवेंट हैपनिंग की, दूसरा नॉट हैपनिंग की, यही है। 35 में यही तो कह रहा है, दो सिनेरियो। अभी तक हमने क्या देखा, 31 में जनरल डेफिनेशन देखा, ठीक है, ठीक है। 32 33 में हैपनिंग नॉट हैपनिंग है, 34 में ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर है, 35 में एक साथ दिया है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अगर दिया है, स्पेसिफाइड है, उसके अंदर इवेंट के हैपनिंग पे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, नॉट हैपनिंग पे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, दोनों सिनेरियो इसमें लिए हुए हैं स्पेसिफाइड टाइम को लेके। सो पहला सिनेरियो क्या है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हैपन होता है इवेंट, तो क्या होगा, the contract can be enforced only if the event occurs before the time expires। टाइम के एक्सपायरेशन के पहले, मतलब टाइम खत्म होने के पहले अगर इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। हैपनिंग पे डिपेंडेंट है कि भाई टाइम के पहले हैपनिंग हो जाना चाहिए इवेंट का, तो क्लियरली वही तो है कि टाइम खत्म होने के पहले इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम खत्म हो गया, इफ द टाइम एक्सपायर्स, टाइम खत्म हो गया और इवेंट नहीं हो पाया, तो क्या होगा, पहला कंडीशन में वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। दूसरा, इफ बिफोर द टाइम एक्सपायर्स द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, इन दोनों केसेस में या तो टाइम खत्म हो गया, इवेंट हो नहीं पाया, ठीक है, टाइम खत्म हो गया, इवेंट हो नहीं पाया, या टाइम है लेकिन इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया, दोनों केसेस में, यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, इवेंट नहीं हो पाया, टाइम की वजह से इवेंट नहीं हो पाया। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि टाइम है लेकिन इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, इन दोनों सिनेरियोज में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। क्यों वॉइड इसलिए हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेड था इवेंट के टाइम, विद इन टाइम हैपनिंग पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट विद इन टाइम हैपनिंग पे डिपेंडेड है तो वो इवेंट अगर विद इन टाइम हो जाती है, जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अदरवाइज वॉइड। अब वॉइड कब होगा, या तो टाइम है इवेंट नहीं हो पाया, या टाइम नहीं है और जिसकी वजह से इवेंट नहीं हो पाया, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो ये पहला है। दूसरा, ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 35। देखिए यही तो कह रहे हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, ठीक है, इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है जो फिक्स टाइम के अंदर होती है, वो वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कब, जब स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर टाइम कॉन्ट्रैक्ट इवेंट होना था, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कब, इफ द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, या तो टाइम खत्म होने तक इवेंट नहीं हुआ, या टाइम खत्म होने के पहले इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। यही तो कह रहा है सेक्शन कि भाई कोई इवेंट जो है, अरे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, सॉरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इवेंट स्पेसिफाइड पीरियड के पहले हैपनिंग पे डिपेंडेड है, तो अगर या तो टाइम खत्म हो गया या टाइम रहते इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, इसका उल्टा है, जब फर्स्ट पार्ट था उसका उल्टा। When contracts may be enforced which are contingent on specific event not happening within fixed time। अब तक हमने क्या देखा, फिक्स टाइम में होने का था, contingent on happening of specified event within fixed time, ठीक है, on which are contingent on specified event not happening within fixed time। अब ये क्या कह रहा है, contingent contracts to do or not to do anything, ठीक है, if a specified uncertain event does not happen within the fixed time, अगर फिक्स पीरियड के अंदर, जो फिक्स पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड है उसके अंदर इवेंट के नॉट हैपनिंग पे बेस्ड डिपेंडेंट एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इवेंट के नॉट हैपनिंग पे, इवेंट के नॉट हैपनिंग पे स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इवेंट के नॉट हैपनिंग पे बेस्ड अगर एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और वहां
may be enforced by law when the time fixed has expired. इसका उल्टा, वो कब enforce किया जा सकता है? जब टाइम खत्म हो जाए, and such event has not happened. समय खत्म हो गया, इवेंट नहीं हो पाया, और before the time is expired, if the event becomes impossible, if it becomes certain that the event will not happen, या फिर event impossible हो गया. अब दो पैरा है, ठीक है? दो पैरा में कैसे कैसे दिया है? पहले पैराग्राफ में दे रखा है कि स्पेसिफाइड इवेंट को अगर ऐसे करें, स्पेसिफाइड टाइम है, ठीक है? टाइम के within time happening, within time not happening, यही दिया है. ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ठीक है? अब विद इन टाइम हैपनिंग जो है, स्पेसिफाइड टाइम, विद इन टाइम हैपनिंग, विद इन टाइम नॉट हैपनिंग, ठीक है? ये है हमारा पार्ट 1 में दिया है, ये है हमारा पार्ट 2 में, मतलब पैरा 2 में दिया हुआ है. अब पैरा 1 क्या कह रहा है कि भाई टाइम के अंदर हैपन होना था, तो अगर हो गया तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है? वॉइड कब कब हो जाएगा? वहां पे टाइम एक्सपायर्ड, टाइम एक्सपायर्ड मतलब टाइम खत्म हो गया, इवेंट नहीं हो पाया टाइम की वजह से, या इवेंट बिकम, इवेंट इम्पॉसिबल विद इन टाइम, या इवेंट का होना ही विद इन टाइम इम्पॉसिबल हो गया. इन केसेस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि विद इन टाइम हैपनिंग पे बेस्ड था वो, तो अगर हो जाता तो वैलिड हो जाएगा. ये वाला क्या है? ये कंडीशन वैलिड की है. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा उसका कंडीशन है ये, ठीक है? और इसका उल्टा, अगर विद इन टाइम नॉट हैपनिंग पे है तो ये तो वैलिड है. वॉइड कब होगा? वॉइड कब होगा? देखिए लिखा हुआ है, contingent contracts to do or not to run things, a specified uncertain event does not happen within a fixed time, may be enforced. ये enforce कब किया जाएगा? जब इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल. अगर टाइम एक्सपायर कर गया और इवेंट नहीं हो पाया तो इन्हीं दोनों केसेस में ये वैलिड हो जाएगा. यही इन दो केसेस में, यही दो केसेस हैं. टाइम एक्सपायर कर गया, जब ये वॉइड है यहाँ पे तो क्लियरली इसके अंदर ये वैलिड हो जाएगा. टाइम एक्सपायर कर गया या टाइम रहते इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो इस समय ये वैलिड हो जाएगा. यही है सेक्शन 35. अब आते हैं सेक्शन 36 पे. सेक्शन 36 क्या कह रहा है? अग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स. अग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड, ठीक है? अग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स पे बेस्ड होंगे वो वॉइड हो जाएंगे. हमने वॉइड अग्रीमेंट्स के लिए भी एक देखा था. ऐसे क्या था? वो इम्पॉसिबल था? नहीं, अनसर्टेन था. कि अग्रीमेंट में अगर अनसर्टेनिटी है तो वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगी. और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस्ड है, इवेंट ही इम्पॉसिबल है, उसके ऊपर कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस करा लिया? अगर ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. इफ एन अग्रीमेंट इज मेड कंटिंजेंट अपॉन एन इवेंट, कोई अग्रीमेंट जो है वो किसी, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी इवेंट पे बेस्ड है, दैट इज फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल,
जिसको करना इम्पॉसिबल है, तो फिजिकली इम्पॉसिबल है या लीगली इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल है, उसको करना फिजिकली या लीगली इम्पॉसिबल है। कोई अग्रीमेंट जो कि किसी ऐसे इवेंट पे बेस्ड है जो कि फिजिकली या लीगली इम्पॉसिबल है, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये तो कह रहा है एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड, वही है ना, वॉइड हो जाएगा। अब एक और चीज क्या लिखी है, देखिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। ये लिखा है इतना बड़ा सा, इसका मतलब ये क्या है, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ये होता है, तो इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि दिस इज टॉकिंग अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड, यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ सेकंड, whether the impossibility of event is known to the parties or not to the agreement at the time when it is made। चाहे चाहे now there is this thing कि इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस्ड है, तो वो चलिए वॉइड हो गया, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक उसके साथ कंडीशन अटैच किया हुआ है कि चाहे पार्टीज को इस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता हो या ना, कब, जब अग्रीमेंट बना था, वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द अग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। चाहे जो पार्टीज अग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं उनको अगर इस बारे में नहीं भी पता है, किस बारे में, कि भाई ये जो इवेंट है इसको करना एक पॉसिबल ही नहीं है, पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक, इन एनी केस ये वॉइड ही हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे कॉमन सबसे बेसिक एग्जांपल, ए agrees to pay ₹1000 if two straight lines should enclose a space, agreement is void, क्लियरली इम्पॉसिबल इवेंट का है। अब भाई वही है इसका एग्जांपल, आप देखो कि टू पैरेलल लाइंस अगर मीट कर रही हैं, मीट तब करेंगी उसके बेसिस पे बनाया गया एक अग्रीमेंट, टू पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं कर सकती आपस में, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इट डज नॉट मैटर, फैक्टर ऑफ नॉलेज की बात अगर करें, जैसे मैंने कहा कि भाई चाहे पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट बनाने वक्त पता हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट वो वर्ड हो जाएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर द पार्टीज न्यू द इवेंट वाज इम्पॉसिबल एट द टाइम और नॉट, चाहे अग्रीमेंट बनाने के टाइम पे उनको इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स टू अस इज कि जिस इवेंट के बेसिस पे, अच्छा ये क्यों है ऐसा, इसलिए है क्योंकि हमने पूरे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा बेस्ड ऑन कोलैटरल इवेंट। ठीक है, कोलैटरल इवेंट, इसका हमें ये समझ में आया कि पूरे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए ये कोलैटरल इवेंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसिडेंटल है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इवेंट ही यही इम्पॉसिबल इवेंट्स बनाए जाएंगे तो अग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सेक्शन कि भाई किसी चाहे इम्पॉसिबल इवेंट पे अगर बनाया गया हो तो वो वॉइड हो जाएगा रिगार्डलेस पार्टीज को पता है कि नहीं। देखिए क्लियरली लॉजिक लिखा है, द लॉ कैन नॉट रिकॉग्नाइज और एनफोर्स अ प्रॉमिस दैट इज बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन दैट कैन नेवर एग्जिस्ट। वही मैंने कहा कि कोलैटरल इवेंट के ऊपर बेस्ड है, भाई कोलैटरल जो है उसी का पता नहीं है। देखिए द वेरी कॉमन ज्योमेट्री एग्जांपल, वेरी वेरी कॉमन, ए agrees to pay ₹1000 if B can enclose a shape between two straight lines। Now, this case, although this case is not very important, but we want to understand the concept. Harbaksh Singh Gill versus Ram Ratan and others. The question was: is every contract with a condition contingent? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कंटिजेंसी होने का मतलब है कंडीशनल होना, कंडीशनल। तो क्या हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ एक कंडीशन अटैच है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंटिजेंट कहेंगे? तो द आंसर, the court answered this question by stating that a contract is not contingent if its performance is not dependent on a collateral side, collateral event। collateral event पे based नहीं है तो सिर्फ, तो उसे नहीं कहेंगे contingent contract। सिर्फ कंडीशन होने की वजह से, चाहे अगर वो कोलैटरल इवेंट से अटैच नहीं है तो हम नहीं कहेंगे अगर कि वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। The agreement involves, if the agreement involves absolute obligations, if the agreement involves
एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशंस एंड फिक्स्ड ड्यूटीज, इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, and not a contingent one. Section 36 only applies to true contingency. सिर्फ बेसिक कंडीशंस लगा देना कंटिजेंसी नहीं होती है। अगर इवेंट कोलैटरल है कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए, तब जाके हम कहेंगे कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट केस है, नेमीचंद वर्सेस हरकचंद। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा भाई, द केस एम्फसाइज्ड दैट फॉर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एनफोर्स्ड the uncertain future event must materialize exactly as planned. क्या कह रहा है, देखिए, the case emphasized that for a contingent contract to be enforced, the uncertain future event must materialize exactly as planned. मतलब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमने अभी कहा इवेंट के होने या नहीं होने पे, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जिसकी बात की जा रही है, जिसके हैपनिंग इन अनहैपनिंग पे, उसका मटीरियलाइज होना बहुत जरूरी है। उसको होना होगा जैसे प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे सोचा उस हिसाब से उसको मटीरियलाइज होना जरूरी है। The court clarified that the parties must actively pursue their legal claims and fulfill their roles. They cannot simply wait to the court to create the fulfillment of the event. The burden of events occurrence lies on the circumstances, not on judicial intervention. ठीक है, so with this हमने पूरा contingent contracts बहुत simple topic है, बहुत छोटा topic है, plus बहुत simple topic है। Now what we need to do in this is कि normally इससे एक आध क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं, इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में एक क्वेश्चन में ही पूरे टॉपिक को अगर पूछा तो कवर कर लेंगे, नॉर्मली अदरवाइज नहीं पूछते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। सो अगर एक क्वेश्चन में सारे सेक्शंस को कवर कर लिया, पूरा टॉपिक इसी तरीके से कंटिजेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया, इसी तरीके के अगर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछे तो ऐसे आते हैं, अदरवाइज इससे नहीं पूछते हैं। तो बेसिक बहुत सिंपल है, हमने देखा कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, जो कि इवेंट कोलैटरल है यानी कि इंसिडेंटल है कंटिजेंट के एग्जिस्टेंस के लिए, अगर उसके पे डिपेंडेड है कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना, उसे हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। कंटिजेंट का लिटरल मीनिंग कंडीशनल हो गया, ठीक है। ये 31 है, 31 को ही दो पार्ट में तोड़ दिया, 32 33 बनता है, इवेंट के होने पे बात करता है, 32 इवेंट के ना होने बात करता है 33, 34 बात करता है ह्यूमन कंडक्ट के बारे में कि ह्यूमन, 31 32 33 के बाद 34 सेक्शन जो है एक ह्यूमन एलिमेंट लेके आता है इस कंटिजेंसी में, कि अगर किसी ह्यूमन के कंडक्ट के पे डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट का होना नहीं होना, तो इफ द पर्सन डज समथिंग, कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ वो इंसान कुछ ऐसा करता है जिससे कि इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। या तो उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए उसको पोस्टपोन कराने के लिए कुछ करे, इस तरीके का कुछ एक्ट अगर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा भाई, अभी तक ये सारी चीज देखी कि स्पेसिफाइड सेक्शन 35, सेक्शन 35 क्या बात करता है, सेक्शन 35 कहता है कि स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, ये बात करता है सेक्शन 35 दो पार्ट में दिया हुआ है, पैरा 1 पैरा 2, दो पार्ट में रख दिया हुआ है, तो दो पार्ट में दो बातें करता है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग दोनों की बात करता है। सेक्शन 35 कहता है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, मतलब टाइम पीरियड दे रखा है, स्पेसिफाइड इज गिवन, ठीक है, दे रखा है, ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर गिवन टाइम पीरियड के अंदर इवेंट के होने पे डिपेंडेड है तो कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाएगा, ये 35 का फर्स्ट पैरा बताता है। सेकेंड पैरा उसी को उल्टे तरीके से दिया हुआ है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर नॉट हैपनिंग पे दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, क्लियरली उसमें जब वॉइड होगा तो नॉट हैपनिंग पे दिया वैलिड हो जाएगा। तो वही चीजें जो वैलिड के लिए वहां पॉइंट्स है, यहाँ वॉइड के लिए जो पॉइंट्स है यहाँ पे वैलिड के लिए हो जाएंगे, कि टाइम का एक्सपायर कर जाना या विद इन टाइम इवेंट का इम्पॉसिबल हो जाना, ये दो चीजें उसके लिए वॉइड है, इसके लिए वैलिड है। और लास्ट 36 बात करता है कि अग्रीमेंट जो है वो अगर किसी ऐसे इवेंट पे बेस्ड हो जो कि इम्पॉसिबल है, जिसका होना इम्पॉसिबल है, वो कोई ह्यूमन कंडक्ट की वजह से नहीं, पर वो इवेंट ही इम्पॉसिबल है, तो रिगार्डलेस अग्रीमेंट करते वक्त पार्टी को उस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता था या नहीं पता था तो भी, नहीं पता था तो भी, रिगार्डलेस ऑफ दैट वो क्या है, वो अग्रीमेंट्स वॉइड हो जाएंगे, वॉइड एब इनिशियो। सो विद दिस हमने
चैप्टर 3 तक के पूरे सेक्शन 36 तक पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ ये जो सेक्शन है, चैप्टर है, सॉरी, सेक्शन 37 से लेके 67 तक दिया हुआ है इसमें, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो चैप्टर 4 है हमारा। इसमें हम एक एक सेक्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो चैप्टर है इसमें सेक्शन वाइज ऐसे नहीं समझते, ये थोड़ा रैंडमली दिए हुए सेक्शंस। तो इनको समझने के लिए हम टॉपिक वाइज एक एक करके शुरू करेंगे कि परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस कैसे की जाती है, परफॉर्मेंस का डिस्चार्ज क्या होता है, परफॉर्मेंस का डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, परफॉर्मेंस कब कंप्लीट कहेंगे, कब इनकम्प्लीट कहेंगे, ये सारी चीजें, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब कुछ। तो ये नेक्स्ट क्लास से विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसी में हम डैमेजेस का कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ देखेंगे, और एक एक करके हम टॉपिक वाइज इसे कवर करते जाएंगे। सो अप टिल 36 वी हैव डन नाउ। So keep studying. See you all. Thank you.